आज हम बात करेंगे बहादुरी, जबरदस्त जुगाड़ और आज़ादी के लिए एक अटूट जज्बे की। ये कहानी है रावलपिंडी से भागने के उस महान प्रयास की। चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। तारीख थी 13 अगस्त 1972। जगह रावलपिंडी, पाकिस्तान। आसमान में घने काले बादल थे और जोरदार तूफानी हवा चल रही थी। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था, खासकर एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाले युद्धबंदी कैंप के अंदर। देखे, ये कोई मामूली जेल नहीं थी। यहां के बारे में कहा जाता था कि कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, उन पर लगे कंटीले तार और हर कोने पर हथियारबंद पाकिस्तानी गार्ड्स तैनात थे। पर इसी नामुमकिन मानी जाने वाली जगह पर 3 भारतीय पायलट इस सोच को जड़ से हिलाने वाले थे। उनके दिमाग में एक ऐसा दुस्साहसी प्लान चल रहा था जो इतिहास लिखने वाला था। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस प्लान का बीज आखिर पड़ा कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा और मिलना होगा पायलट दिलीप पारुलकर से। बात है 10 दिसंबर 1971 की। भारत पाकिस्तान युद्ध जोरों पर था। दिलीप पारुलकर को एक पाकिस्तानी वॉच टावर को तबाह करने का मिशन मिला, लेकिन मिशन के दौरान उनके सुखोई फाइटर जेट पर दुश्मन की गोलियों की बौछार हो गई। वो विमान से इजेक्ट तो कर गए, पर बदकिस्मती से उतरे दुश्मन की जमीन पर। वहां एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें बुरी तरह पीटा और फिर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान जब उनसे आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा गया, तो पारुलकर ने भी गजब की चालाकी दिखाई। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बनाकर थमा दिया, लेकिन इस दिलेरी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, और वो भी बहुत क्रूर तरीके से। सजा के तौर पर उन्हें पूरी रात एक कोने में खड़े रहने पर मजबूर किया गया। धमकी ये थी कि अगर बैठे तो गोली मार दी जाएगी। कई दिनों के इस भयानक टॉर्चर के बाद आखिरकार उन्हें रावलपिंडी के युद्धबंदी कैंप में भेज दिया गया। वहां उनकी मुलाकात 11 और भारतीय पायलटों से हुई, और उन्हें ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि लगभग सभी ने ऐसी ही यातनाएं सही थीं। बाकी सबको तो लग रहा था कि भाई युद्ध खत्म होगा तो कैदियों की अदला बदली भी जल्दी हो जाएगी, पर पारुलकर की सोच कुछ और थी। उन्हें अंदाजा था कि इसमें सालों लग सकते हैं। तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर हम यूं ही यहां बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएंगे। क्यों ना हम खुद ही यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजें? और बस यहीं से आजादी के उस बीज ने जड़ें पकड़नी शुरू कर दी। तो अब शुरू होती है असली प्लानिंग, आजादी की रूपरेखा तैयार करने का काम। पारुलकर की इस सोच को अब 2 और साथियों का साथ मिल गया था, MS ग्रेवाल और हरी सिंह जी। इन तीनों ने मिलकर उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। उनके मास्टर प्लान के कह सकते हैं 4 बड़े हिस्से थे। पहला, रूट तय करना। इसके लिए उन्होंने एक एटलस की मदद से भारत की बजाय अफगानिस्तान का रूट चुना, क्योंकि भारतीय सीमा पर सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। दूसरा, सही जगह पर पहुंचना, मतलब जानबूझकर सेल नंबर 4 में शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट करना, जो बाहरी दीवार के सबसे करीब था। और तीसरा और चौथा स्टेप था सुरंग खोदना और भागने के लिए सारा जरूरी सामान इकट्ठा करना। और जरा चुनौती का पैमाना देखिए, उन्हें लगभग 18 इंच मोटी दीवार को तोड़ना था। और औजार क्या थे? सुनकर शायद यकीन न हो, बस एक चोरी का स्क्रूड्राइवर और एक कैंची। ये उनके जबरदस्त दृढ़ संकल्प का सबूत है। उनका जुगाड़ वो तो कमाल का था। दिशा पता करने के लिए कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और एक सुई से एक काम चलाऊ कंपास बनाया। पहचान छिपाने के लिए जेल के ही दर्जी से पठानी सूट सिलवाए। सफर में खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क जमा किया। और तो और कैदी भत्ते से मिले पैसों को भी बचा कर रखा। सोचिए, महीनों तक हर रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच, जब सब सो रहे होते थे, तब ये खुदाई का काम करते थे। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बड़ी सफाई से अपने बिस्तरों के नीचे छिपा देते। इस पूरे काम में उनके चौथे सेलमेट ने पहरा देकर उनकी बहुत मदद की, यहां तक कि एक बार एक शक्की गार्ड से भी उन्हें बचाया। और फिर वो रात आई, 13 अगस्त 1972 की तूफानी रात। महीनों की तैयारी के बाद वो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आजादी के लिए आखिरी दौड़ अब शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे और उस तूफान का फायदा उठाकर तीनों पायलट दीवार में बने छेद से बाहर निकले और कंटीले तारों वाली दीवार फानकर आजाद हो गए। पूरी रात बस में सफर किया और सुबह 6 बजे तक पेशावर पहुंच गए। वहां से एक और बस पकड़ी और सुबह 9:30 बजे तक वो सरहद के पास के शहर लांडीकोटल में थे। सोचकर देखिए उस पल को। वो अफगान सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। मंजिल बस सामने थी, आजादी बस चंद कदम दूर।
उम्मीद और तनाव दोनों अपने चरम पर थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? कहते हैं ना, किस्मत का खेल। उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया उनका वो पुराना नक्शा। उन्होंने लोगों से लांडी खाना रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा, पर उन्हें क्या पता था कि ये स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। बस इस एक सवाल ने स्थानीय लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। जब उन पर शक गहराने लगा तो पारुलकर ने बचने के लिए एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और उनकी बात कैंप कमांडेंट उस्मान हामिद से करवा दी जाए। उन्हें लगा था कि इतने बड़े अफसर का नाम सुनकर सब डर जाएंगे, लेकिन यही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती बन गई। उस्मान हामिद का नाम सुनते ही तहसीलदार को सब कुछ साफ हो गया कि ये वही भागे हुए भारतीय पायलट हैं। हाँ, भागने की कोशिश तो नाकाम हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये देखना भी जरूरी है कि पकड़े जाने के बाद क्या हुआ और कैसे उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, क्योंकि उनका जज्बा वो कभी नहीं टूटा। सजा तो मिलनी ही थी। भागने की कोशिश के लिए तीनों को 30 दिनों तक काल कोठरी में यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। इसके बाद उन्हें एक दूसरी जेल में भेज दिया गया, जहां पहले से ही 500 से ज्यादा भारतीय युद्धबंदी मौजूद थे। अब उस वक्त के हालात को समझना भी जरूरी है। देखिए, एक तरफ भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 500 से कुछ ज्यादा भारतीय सैनिक थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर था और इसी वजह से कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत तेज हो गई थी। और फिर वो दिन आया, दिसंबर 1972 में पाकिस्तान ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये पायलट और बाकी जवान वाघा बॉर्डर पार करके भारत की जमीन पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने तिरंगे लहराकर उनका स्वागत किया। उनकी वापसी किसी त्योहार से कम नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि वो शारीरिक तौर पर तो नहीं भाग पाए, पर क्या उनका जज्बा कभी कैद हुआ? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में आजाद होने का मतलब क्या होता है।